नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन अग्रवाल, संस्था पौरुष इंदौर से। और आज हम यहां पर आए हैं रिगल तिराहे पे इंदौर के अंदर। तो इंदौर के अंदर हम यहां पर ये देख रहे हैं कि एक मां और एक भाई एक अपने बेटे और भाई की मृत्यु के लिए, संदेहास्पद मृत्यु के लिए यहां पर अमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हम जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। तो सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंगल चौहान है। मंगल चौहान है। हाँ, तो मंगल जी, क्या मुद्दा है? मेरे भाई की मृत्यु एक गंभीर विषय मतलब उसमें हुई है कि उसे आत्महत्या भी नहीं कह सकते, हत्या भी नहीं कह सकते। हमको खुद को भी नहीं पता कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है। और पुलिस जांच के तौर पर क्या है कि आरोपी के हिसाब से केस को बनाने में लगी हुई है। चालान डायरी, एफआईआर से लेकर सब उन्होंने उनके आरोपी को बचाने के हिसाब से ही बनाया है। और इसमें एक जिहादी बंदे का हाथ है बस। पुलिस और उसके हमारे पास उसका सबूत भी है। पुलिस उसे करीबन 3 से 4 साल से बचाया रही है। और उसे बचाने के हिसाब से पुलिस अपनी मर्जी से इसमें एफआईआर करी है। गवाह सबूत सब पुलिस धीमी गति से चला रही है। गवाह सबूत ताकि मिट जाए, उसमें सीसीटीवी के फुटेज ना मिल पाए उसमें। इसलिए पुलिस ने इस केस को बहुत धीरे धीरे से चलाया है क्या। और अच्छा, ठीक है मंगल जी। तो आप ये बताइए कि आपके भाई का क्या नाम था? स्वर्गीय अनिल सिंह चौहान। स्वर्गीय अनिल सिंह चौहान जी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 6/4/2025 को। 6/4/2025। ओके। और मृत्यु किस प्रकार से हुई इनकी? मृत्यु उसकी एक उसमें कुछ कह नहीं सकते कि उसने हत्या करी है, उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है। क्योंकि उस समय जो भी जिम्मेदार आदमी थे, मेरी मम्मी, मेरी बहन, इनको एक हकीम नाम के बंदे ने अपने पास बुला लिया। और उसके बाद में उसने वहाँ पे उसकी जहर उसको पिलाया गया या उसने पिया है, ये स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। क्योंकि वो उस जगह पे उस स्पॉट जो भी हमने देखा है और जो हमने नोट करा है, वो उस हिसाब से नहीं लगता कि वो आत्महत्या है। अच्छा, तो आपको ऐसा शक है, हत्या का शक है? जी। और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है इसके ऊपर? आरोपियों को बचाने की कार्रवाई करी है। 10 दिनों तक थाना प्रभारी ने एफआईआर भी नहीं करी है। उसके बाद में हमने जैसे जैसे एफआईआर करी, धरना प्रदर्शन सब करा, उसके बाद एफआईआर हुई। तो वो एफआईआर भी उन्होंने अपनी मर्जी से खुद आरोपियों को बचाने के हिसाब से करी है। जो हमने उन्हें सबूत सौंपा था, उन्होंने उसे ही आधार बना लिया। तो अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी या थाने में लाकर के बयान या उनकी पूछताछ कुछ करी? उनको 1 महीने तक वो फरार रहे। 1 महीने के बाद अचानक वो भी फरार रहे और जांच अधिकारी भी फरार मतलब वो छुट्टी पर रहे। और उसके बाद में वो आए और ऐसा उनको पेश करा और हाथों हाथ उनको केस भी करते, ना कोई जब्ती ली, ना कोई उनको डिटेल में कार्रवाई करी। और इसके बाद में कि न्यायालय से भी उन्होंने उसकी बेल झूठ बोल कर ले ली है। अच्छा जी, न्यायालय को भी उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है क्या। उन्होंने ये बोल के लिया कि मेरा भाई मेंटल था और उसका मेंटली रूप से इलाज चल रहा था। और इलाज के कोई सबूत वगैरह नहीं दिया और कोर्ट ने बिना कुछ देके बेल दे दी? बेल दे दी। अच्छा, क्योंकि आरोपी इसमें महिला थी, इसलिए कोर्ट ने बिना सबूत देके, मेंटल था, अगर उसका कहीं इलाज चल रहा था तो उसके कुछ सबूत दिए होंगे उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया। बस उनके कहने मात्र से महिला को बेल मिल गई। बस अगर इस हिसाब से सीधा देखा जाए, न्यायालय को अगर वो कहे कि अनिल जिंदा है और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा तो न्यायालय इस चीज़ को भी मान लेगा कि हाँ वो केस बंद कर देगा। अच्छा, जिंदा ही है। ठीक है। चलिए, तो इस मुद्दे के ऊपर हम संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, आप बताइए इसमें आपका क्या कहना है। हाँ सर जी, बताइए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। मेंस राइट के फील्ड में हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं। आज जो ये मंगल चौहान और उनकी माताजी यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे रीगल तिराहे पर जो बैठे हुए हैं, उसमें मूल मुद्दा ये है कि इनके छोटे भाई अनिल सिंह चौहान ने जहर खा करके आत्महत्या की, जो कि एक संदेहास्पद मृत्यु है। वास्तव में मूल मुद्दा ये है कि अनिल सिंह चौहान की पत्नी पूनम के 4-5 प्रेमी रहे हैं। उसमें से एक प्रेमी रॉकी उर्फ राकेश उसको भगा करके ले जाता है। और उसके बाद में जब अनिल उसको फ़ोन करता है तो उसकी पत्नी बोलती है, पूनम के तेरे को मरना हो तो मर जा, जहर खाना हो तो जहर खा ले, आत्महत्या कर ले, मैं तो नहीं आ रही हूँ। एक दूसरा इसमें जो है लव जिहादी हाकिम नाम का मूसाखेड़ी का बड़ा गुंडा व्यक्ति है, जो ऑलरेडी इस पूनम की छोटी बहन पर दबाव डाल करके उससे विवाह कर चुका है। और वो लव जिहाद के अंतर्गत इसी तरह से हिंदू महिलाओं को, सनातन महिलाओं को बरगला कर, बहला कर, फुसला कर, दबाव और गुंडागिर्दी की राजनीति के अंतर्गत उनको लव जिहाद में फंसाता है और मुस्लिमों से शादी कराता है। तो वो हाकिम भी इस हत्याकांड में शामिल है। हमने जब आज़ाद नगर थाने की घेराव किया, तब बड़ी मुश्किल से आज़ाद नगर पुलिस ने धारा 306 में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए प्रकरण में उन्होंने दर्ज किया। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि वहाँ पर जो जहर मिला, उस जहर के बारे में हाकिम पहले ही बोल चुका था कि वो सल्फास खा के मरा है। अब यदि उसने हाकिम ने इनके घर वालों को बुला करके पहले ही बोल दिया कि सल्फास खा के मरा है, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हाकिम ने ही घर पर सल्फास भिजवाया और हाकिम इस हत्याकांड में शामिल है? इसकी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहादियों को पकड़ करके उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हाकिम जैसे गुंडे और बदमाश पैदा हो रहे हैं। इनके भाई की मृत्यु के बाद में मात्र 10-12 दिनों के अंदर उस महिला पूनम, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी राकेश उर्फ राखा को जमानत दे दी गई। कोर्ट के अंदर झूठे एविडेंस पेश किए गए, झूठ बोला गया कि अनिल मानसिक रूप से विक्षिप्त
था, जबकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, कहीं सिक्योरिटी एजेंसी का संचालक था। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकरण की अगर सही जांच की जाए तो इसमें लव जिहाद का एंगल भी मिलेगा और इस एफआईआर को धारा 302 में कन्वर्ट करना चाहिए। इसलिए मंगल और उनकी माता यहाँ जश्न आज़ादी के मौके पर यहाँ पर बैठे हैं, न्याय की आकांक्षा लिए, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला। तो सर जी, आप ये बताइए कि पुलिस प्रशासन को ऐसा क्या करना चाहिए था जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके? पुलिस प्रशासन की यहाँ पर क्या कमी आई है? देखिए, हमारे संविधान की धारा 14 जो कि है हमारे मौलिक अधिकारों की, उसमें है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्त्री पुरुष के लिए समान कानून होगा और समान कानून के द्वारा दोनों का संरक्षण किया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक स्त्री, न सिर्फ एक स्त्री, राजा रघुवंशी में, नितिन पाडियार में, अतुल सुभाष मोदी में, इन सब में स्त्री ही क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ जेंडर जस्टिस की बात नहीं की जाती है। खाता न वही जो औरत कहे वो सही। औरत अगर अपराधी है तो उसको पुलिस अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं होती है, जबकि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। अब अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है तो जितने मर्द मारे जा रहे हैं उनकी पत्नियों के द्वारा अवैध संबंधों के कारण, उन महिलाओं के खिलाफ सीधे 302 आईपीसी में हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ और उनके पूरे परिवार के खिलाफ। राजा रघुवंशी के केस में सोनम के खिलाफ तो हो गया, लेकिन उसका भाई जो कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, उसके खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बाप के खिलाफ नहीं हुआ, माँ के खिलाफ नहीं हुआ। तो ये जो एक पक्षीय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानून है, इनको खत्म करके जेंडर इक्वल या जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना चाहिए, ताकि इस तरह से अनिल चौहान के भाई और माँ को आज़ादी जश्न आज़ादी के मौके पर गांधी प्रतिमा के नीचे चिलचिलाती हुई धूप में रात से लेकर के सुबह तक अपने आज़ादी की परीक्षा न देना पड़े और उनको न्याय मिल सके। ठीक है दशरथ जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ हम अपना यह इंटरव्यू खत्म करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे जय भारत, मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम।